हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टॉपिक पर बात शुरू करी थी और हमने डिस्कस किया था कि यदि तनु विलयन में विलेय पदार्थ का किसी विलायक के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन वियोजन अथवा संघनन हो जाता है तो उससे कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, जिससे अनुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू आती है, जिसे हमने कहा एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्या गुणधर्म का असामान्य मान। अब इन एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का हमें क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है कि इससे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन अथवा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का निर्धारण कर सकते हैं। और तो आज हम लोग बात करते हैं इसी डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टॉपिक पर। फर्स्ट वी डिस्कस डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट एंड कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। विलेय के अणुओं का विलायक के अंदर वियोजन तथा वियोजन की मात्रा की गणना। हम जानते हैं कि लवण जो हैं सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट आदि, इसी तरह अम्ल, क्षार, ये सभी विद्युत अपघट्य विलयन की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बनाते हैं जल के अंदर, अर्थात इनका आयनन हो जाता है, जिससे एक सामान्य अणु दो या दो से अधिक आयनों में विभक्त हो जाता है, जिससे विलेय कणों की संख्या सामान्य संख्या से बढ़ जाती है। और फिर जब हम लोग ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उस विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अनुभार काफ़ी कम आते हैं। अब हम लोगों ने एप्लीकेशन पार्ट इसका लेना है कि यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मेरा क्या मतलब है कि यदि जो है अणुओं का वह भाग जो वियोजित होकर छोटे अणुओं या आयनों में परिवर्तित हो गया है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मान लीजिए मैंने एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया ए बी, ये पदार्थ ए और बी आयनों में टूट जाता है, अर्थात हर एक ए बी का मॉलिक्यूल एक ए प्लस देगा और एक बी माइनस देगा। अब यदि मेरे पास प्रारंभ में अणुओं की कुल संख्या एक है तो उसमें से कुछ अणु जो है वो आयनाइज होंगे, डिसोसिएट होंगे। मान लीजिए अल्फ़ा जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाता है, तो जब अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स ए बी के डिसोसिएट होंगे तो वो अल्फ़ा ए प्लस देंगे और अल्फ़ा ही बी प्लस देंगे। तो साम्यावस्था पे कुछ ए बी भी बचेंगे अनडिसोसिएटेड, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। तो सपोज अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है मेरे पास होती है ए वन माइनस अल्फ़ा, तो डिसोसिएटेड हो गए अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो साम्यावस्था पे टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? वन माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, दैट इज़ कुल टोटल मेरे पास कितनी आ गई? वन प्लस अल्फ़ा। और वियोजन से पहले प्रारंभ में हमने कितनी ली थी? 1 ग्राम। तो अब हमारे पास वियोजन से पहले और वियोजन से पश्चात दोनों की संख्या है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जो वियोजन के पश्चात है वो विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या कहलाएगी, और जो वियोजन से पहले की कणों की संख्या है उसे हम कहेंगे विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। जब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मेरे पास आई की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो मेरे पास आ जाता है अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि हम आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे आई की वैल्यू पता है तो वहाँ से मैं अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकती हूँ, अर्थात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्योंकि कणों की संख्या में वृद्धि के कारण हमें बार बार हम कह रहे हैं कि अनुभार प्रभावित होगा, यहाँ पे अनुभार का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग, अगर हमें आई पता है तो हम विलेय का जो है वो प्रेक्षित मान भी हमें पता है, तो आई पता होने से हम लोग अनुभार का सैद्धांतिक मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो हैं वो, या हमें अनुभार पता है तो हम अल्फ़ा और आई के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये ऊपर मैंने सिंपल केस लिया जिसमें ए बी जो है वो एक ए प्लस और एक बी माइनस में विभक्त हो रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास जो है ए बी में स्टार्टिंग में 1 मोल की बजाय m मोल ले लूँ और वियोजन पर वो n आयन दे दे, तो फिर हम लोग m और n की भाषा में भी वियोजन की जो है वो अणुओं की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। और वियोजित की फिर संख्या मेरे पास, मान लीजिए मैंने 1 की बजाय m ली तो उसमें से अल्फ़ा डिसोसिएट हो गई, तो मेरे पास वियोजित अवियोजित की संख्या कितनी रह जाएगी? m इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा डिसोसिएट हुए
1 माइनस अल्फ़ा बचे, टोटल थे 1 की बजाय m, तो फिर रह गए m इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। और इसी तरह आयनों की संख्या आ जाएगी m इंटू n इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं टोटल कर लूँ तो मेरे पास m को मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास नट जो है वो ये आ गई वैल्यू m इंटू 1 प्लस फिर विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं i की वैल्यू जो है वो लिख सकती हूँ, इस टर्म में मेरे पास आ गई, ये i के लिए एक्सप्रेशन आ गया। इसे मैं रीअरेंज कर दूँ तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो अगेन इस प्रकार हम लोग i व n का मान ज्ञात करके अल्फ़ा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना है जब भी वियोजन होगा i की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका एप्लीकेशन पार्ट अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इसको यूज़ करना है इस एक्सप्रेशन को। पहले हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब जब एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके द्विगुणित या त्रिगुणित हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल्स, हमने A सल्यूट लिया, उसको हमने विलायक में घोल के तनु विलयन बनाया। अब इस विलय के n अणु आपस में मिलके डाइमर ट्राइमर कुछ भी बनाते हैं, दैट इज़ AN जो के रूप में संगुणित हो जाते हैं, जिससे बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। अब कितने अणु जो है इसमें से कितनी मात्रा जो है फ्रैक्शन जो है वो कितनी आपस में संगुणित हुई है, तो कुल अणुओं की वह भिन्न जो परस्पर संगुणित होकर बड़े अणु बनाती है उसे हम कहते हैं संयोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सल्यूट। यहाँ हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लीजिए दैट इज़ अल्फ़ा। तो अब जो है मेरे पास शुरू में, क्योंकि कोई भी अणु संगुणित होगा तो प्रारंभ में अणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, मान लीजिए 1। अब इसमें से अल्फ़ा अणु संगुणित हो गए तो बनेंगे कितने, अल्फ़ा बाई n, और बचेंगे शेष कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा। तो दैट मीन्स, और क्योंकि कुछ समय बाद साम्यावस्था आएगी तो ये साइन आपको पता है साम्यावस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साम्यावस्था पे क्या होगा, अणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय ये, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से i की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो प्रेक्षित संख्या, ये जो संघनन के बाद कणों की कुल संख्या है वही विलय कणों की प्रेक्षित संख्या है, तो वो कितनी होगी, इतनी, और सैद्धांतिक संख्या 1 थी। तो यहाँ से मेरे पास जो है ये i की वैल्यू जो है अल्फ़ा की भाषा में आ गई। इसे हम अनुभार की भाषा में भी जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो है वो है प्रेक्षित संख्या बाय सैद्धांतिक संख्या। जब मैं अनुभार की भाषा में लिखूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक अपॉन प्रेक्षित हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सैद्धांतिक अनुभार अपॉन प्रेक्षित और प्रायोगिक अनुभार जो है वो आ जाएगा। इसके साथ ही मेरे पास, इसको मैं रीअरेंज करके आई की जगह अल्फ़ा की भाषा में भी एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये अल्फ़ा की भाषा में एक्सप्रेशन आ गया, n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस। यहाँ पे n आपने ध्यान देना है क्या है कि कितने अणु मिलके आपस में संगुणित हो रहे हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जैसे अगर डाइमर बन रहा है तो n की वैल्यू 2 होगी, ट्राइमर बन रहा है तो n की वैल्यू 3 होगी। तो इस तरह n तथा प्रेक्षित अनुभार ज्ञात होने पर हम संघनन की मात्रा और वो पॉइंट ऑफ फैक्टर i के मान ज्ञात कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि संघनन में i की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। अगेन इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल लिया, पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का m/10 विलयन 290 केल्विन पर 46% वियोजित होता है। इस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करो। अब क्योंकि हमें पता है एक्सप्रेशन पाई v इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे उसने m/10 लिया है, दैट मीन्स 0.1, n की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। यहाँ से हमने कैलकुलेट करी, 1 लीटर में 0.1 मोल अगर घोलें तो वो m/10 विलियन बन जाता है। दैट मीन्स वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब की भाषा में 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इट्स 10⁻³ मीटर क्यूब। आर की वैल्यू हम जूल में ले रहे हैं, जो है टी मेरे पास 290 केल्विन है। ये सारी वैल्यूज़ जब मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है पाई की वैल्यू ये
2.41 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने आर की वैल्यू जूल में ली है तो यहाँ प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अब 46% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास 46% वियोजित हो रहा है। तो K4FeCN6 जब वियोजन होगा तो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार पोटेशियम आयंस बनेंगे और फेरोसाइनाइड आयंस बनेंगे, अर्थात एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड डिसोसिएट होकर 4 पोटेशियम आयंस और एक फेरोसाइनाइड आयन देगा, जिससे मेरे पास वियोजन के बाद की स्थिति ये होगी। तो वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या होगी 1 + 4 अल्फ़ा। तो हम लोग यहाँ पे पुट करें और अल्फ़ा हमें गिवन है 0.46। तो सैद्धांतिक प्रासरण दाब ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मतलब प्रेक्षित मान जो है वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से। तो प्रेक्षित प्रासरण दाब मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 + 4 इंटू अल्फ़ा। तो ये प्रेक्षित प्रासरण दाब का मान आ गया। तो इस तरह से आप लोग जो हैं, अब हम लोग अल्फ़ा अगर हमें गिवन था तो हमने पहले ही कर लिया कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली प्रासरण दाब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। इसी तरह आप और न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं जो है। अगला न्यूमेरिकल अगेन मैंने वियोजन के ऊपर लिया। अब यहाँ पे आपको जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है, वियोजन की मात्रा आपने कैलकुलेट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में आप देखें 77 डिग्री सेल्सियस पर इतना सोडियम क्लोराइड को इतने जल में घोला गया, विलेन का प्रासरण दाब इतना है, विलेय लवण के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तब सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान जो है वो हमें पता है, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होती है 58.5, और टेम्परेचर आपको 77 दिया गया, उसे आपने केल्विन में चेंज करना है, पहले 350 केल्विन आ गया। वॉल्यूम जो है आपके पास 120 ग्राम में दिया गया। जल के लिए हम 120 ग्राम को 120 ml भी ले लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 होती है, तो इसलिए यहाँ से हमने मीटर क्यूब में वॉल्यूम को चेंज कर लिया। अब जो है हमने थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली पाई की। प्रेक्षित मान हमें दिया गया है 2.66, तो इन दोनों को जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा आ गया 0.786। इसे जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 78.6%। इसी तरह अगला न्यूमेरिकल संगणन के ऊपर है। तो यूँ आप लोग जो है एक्सप्रेशन यूज़ करके I = वॉन हाफ फैक्टर को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ संबंध को अच्छे से लर्न कीजिए, और आप देखेंगे कि उन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके ही न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला न्यूमेरिकल में 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इस विलेन का हिमांक अवनमन ΔTF आपको दिया गया है, इतना है। बेंजोइक अम्ल की संघनन की मात्रा ज्ञात कीजिए, और ये मानते हुए कि यह संघनित होकर द्विअणु बनाता है, अर्थात स्मॉल n आपको 2 दिया गया है। अम्ल का आभासी अनुभार भी ज्ञात कीजिए। KF आपको दिया गया है, अगेन बेंजोइक अम्ल का अनुभार भी दिया गया है। अब ΔTF के लिए हमने एक्सप्रेशन किया था, तो वो उस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं जो जो वैल्यूज़ ऊपर आपको दी गई हैं वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर लिया। सैद्धांतिक अनुभार आप यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये आपके पास सैद्धांतिक वैल्यू जो है वो आ गई। और तो सैद्धांतिक रूप से 0.627 डिग्री सेल्सियस अवनमन आना चाहिए, पर वास्तव में हिमांक अवनमन आप देख रहे हैं उससे लगभग आधा आया, 0.317। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग वॉन्ट हाफ गुणांक की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ रही है 0.5। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट आधी आई है वैल्यू 1 से। तो अब संघनन की मात्रा यहाँ से निकल जाएगी, n हमें 2 दिया ही गया है, I की वैल्यू ये हम रखेंगे, तो यहाँ से संघनन की मात्रा 0.988, दैट मीन्स 98.8% मॉलिक्यूल्स हैं वो द्विगुणित हो चुके हैं। अब अनुभार जो है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सैद्धांतिक अनुभार 122 हमें दिया गया, यहाँ से हम प्रेक्षित अनुभार और जिसे हम आभासी अनुभार भी कहते हैं वो निकाल रहे हैं, 241 आ गया। आप देख रहे हैं संघनन के केस में सैद्धांतिक अनुभार से लगभग डबल भार आया है, तो इसीलिए जो है ये हैं एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड एबनॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ मोलर मासेस। दैट्स ऑल अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड दैट्स ऑल अबाउट यूनिट सोल्यूशन। नेक्स्ट टर्न में हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।